जो ब्रीफली हम ये पढ़े थे कि अगर ब्रेन में कहाँ पे प्रॉब्लम हो तो कैसा उसका सिम्टम आएगा, मतलब अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन का कॉन्सेप्ट। सब तरफ से फाइबर्स आते हैं जमा होकर के नीचे आ रहे हैं। यहाँ पे एंटीरियर हॉर्न सेल है और एंटीरियर हॉर्न सेल से तो दोनों तरफ से रूट हैं कंबाइन होकर के ये जा रहे हैं और ये मसल पे ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। तो ब्रीफ कॉन्सेप्ट ये था कि एंटीरियर हॉर्न सेल के बियॉन्ड जो भी होगा वो लोअर मोटर न्यूरॉन होगा, मतलब इसके आगे जो भी है वो लोअर मोटर न्यूरॉन है और इसके पहले जो कुछ भी है वो अपर मोटर न्यूरॉन है। बेसिक बात ये था, अपर मोटर न्यूरॉन में क्या होगा, टोन बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सेस क्या होंगे, ब्रिस्क रहेंगे, ठीक है। बेसिक ये था। और लोअर मोटर न्यूरॉन में क्या होगा, टोन का क्या होगा, घट जाएंगे, रिफ्लेक्सेस भी घट जाएंगे, ठीक है। अब अगर लोअर मोटर में अगर हम मसल की बात करें, ठीक है, तो मसल में क्या होगा, प्योर मोटर होगा, मतलब सेंसरी इन्वॉल्वमेंट तो नहीं होगा इसमें, फ्लैसिड होगा, ठीक है, डीटीआर जस्ट प्रेजेंट होंगे। लास्ट स्टेज में जब पूरा एट्रोफी हो जाएगा तो रिफ्लेक्सेस डिमिनिश्ड मिल सकते हैं। प्रॉक्सिमल प्रीडोमिनेंट होगा, ठीक है, बिकॉज मेजर बल्क ऑफ मसल प्रॉक्सिमल में होते हैं जो कंटिन्यूअसली एक्ट करते हैं। एट्रोफी की जगह में समटाइम्स सूडो हाइपरट्रॉफी मिल सकती है। सूडो हाइपरट्रॉफी क्यों, बिकॉज मसल फाइबर्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय फैटी टिश्यू, ठीक है। लास्ट में इसका एक फोटो खींच के रख लेना, ठीक है, अभी इस पर फोकस करो, खुद लॉजिक लगाओ, ठीक है। तो अगर मसल का प्रॉब्लम होगा और ये चीज सिमेट्रिकल जनरली होती है, ठीक है, कोई भी जनरलाइज प्रोसेस है जो मसल को इन्वॉल्व करे तो सारे मसल को एक साथ इन्वॉल्व करेगी। तो प्योर मोटर, फ्लैसिड, रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट, प्रॉक्सिमल, सिमेट्रिकल एंड सूडो हाइपरट्रॉफी। वहीं अगर हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे फोकस करें, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, तो ये सारे चीजें होंगी एक्सेप्ट फॉर ये सूडो हाइपरट्रॉफी नहीं होगी। साथ में हमें क्या मिलेगा, फ्लक्चुएशन मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, थोड़ी एसिमेट्री होगी इसमें, क्योंकि ये तो यूज डिपेंडेंट फटीग है ना, मतलब डिपेंड कर रहा है कि कौन सा मसल कितना काम कर रहा है। दैट्स व्हाई हो सकता है कि मेरा इस आई का लैटरल रेक्टस ज्यादा काम कर रहा हो मीडियल रेक्टस के कंपैरिजन में। अब हमको इधर देखना है, इसका लैटरल रेक्टस, इसका मीडियल रेक्टस, लेकिन इसका मीडियल रेक्टस उतना नहीं काम कर रहा था। तो जो एसिमेट्री होगी, दोनों आईज के अलाइनमेंट अलग अलग होंगे, दैट्स व्हाई डिप्लोपिया होगा। समझ लो, डिप्लोपिया होने के लिए दोनों आईज का जो कंजुगेटेड मूवमेंट है वो लॉस्ट होना चाहिए, तो वो कोऑर्डिनेशन लॉस्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ एसिमेट्री, दैट्स व्हाई डिप्लोपिया हो रहा है। चेहरा थोड़ा टेढ़ा दिख सकता है, एक तरफ के शोल्डर की ड्रूपिंग हो सकती है, एक तरफ की नहीं भी हो सकती है। तो नॉट ऑलवेज एसिमेट्री, मतलब इसके पीछे का लॉजिक समझो, बिकॉज दिस इज यूज डिपेंडेंट फैटिगेबिलिटी इन द मसल पावर, दैट्स व्हाई इसमें एक फ्लक्चुएशन मिलेगी और एसिमेट्री जिसकी वजह से डिप्लोपिया मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। बाकी ये सारी चीजें एनएमसी में रहेंगी। मतलब फ्लक्चुएशन किस तरह का, कि अगर हम रेस्ट करें तो इंप्रूव करेगा और अगर हम एक्सर्ट करें तो ये एक्सर्बेशन मिलेगा इसका, ठीक है। मतलब ये कि ऐसे बैठे हुए पावर चेक करो तो पावर 5/5 है, उसको सीढ़ी चढ़ा दो तो 5/5 की जगह 4/5, 3/5 पावर मिल सकता है। अब बोलोगे क्या इसमें भी सीढ़ी चढ़ के तो थोड़ी थकावट होती ही है ना। थकावट इज डिफरेंट थिंग, लॉस ऑफ पावर इज डिफरेंट थिंग। यू विल हैव टू प्रूव कि देयर इज ऑब्जेक्टिव लॉस ऑफ पावर, ठीक है। जैसे आईज के पावर हम सामने देख रहे हैं, टोसिस नहीं है, मतलब आईज के अपर जो कॉर्निया का जस्ट अपर पार्ट है उसको टच करता है सिर्फ आईलिड, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसमें फटीग होने लगेगी, eyelid will cover more than 1/3 of the upper part of the cornea.
because of the loss of power in the eyelid muscles. So this is objective loss of the power in the muscle because of exertion. तो माइस्थेनिया में क्या टेस्ट करने बोलते हैं, आप सीधे छत पे देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, धीरे धीरे उसकी आंख छोटी होती चली जाएगी। बोलोगे हम भी देखते रहे तो छोटी होगी, नहीं, हम ब्लिंक करेंगे, ब्लिंक करके वापस उसी पे देखेंगे। ऐसा नहीं कि मेरी आंखें ऐसे 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 बंद होती चली जाएंगी, हम लगातार देखेंगे, थोड़ी देर देखने के बाद ब्लिंक कर लोगे, पावर लॉस नहीं होगा, एक ब्लिंक में ही हमको एनर्जी रिप्लेनिश हो चुका है। बट माइस्थेनिया का पेशेंट को लगातार देखने बोलो, ऐसे नसीली आंखें हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो टोसिस आ रहा है ये बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ मसल पावर, ठीक है। या किसी एक डायरेक्शन में लगातार देखने बोलो तो हो सकता है डिप्लोपिया हो जाए। फिर हम उसको कैसे करेंगे, रेस्ट करेंगे या आइस का पैक हम उसकी आंख पे रख दे, आइस पैक टेस्ट बोलते हैं। रेस्ट कुछ नहीं, ऐसे आंख बंद करके रखो, छोड़ो, फिर से आंखें खुल गई, ठीक है। तो ये लॉस, ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ लॉस ऑफ मसल पावर शुड बी देयर, ठीक है। तो ये एनएमजे का कैरेक्टरिस्टिक है। नाउ रूट पे अगर जाते हैं तो रूट पे क्या मिलेगा, रूट पे, सॉरी नर्व पे, इसके पहले नर्व पे जाते हैं, ठीक है। फ्लैसिड होगा, एज यूजुअल फ्लैसिड होना चाहिए, ठीक है। डीटीआर एब्सेंट मिलेंगे, ठीक है। मोटर प्लस सेंसरी डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ द नर्व्स इन्वॉल्व, बट मोस्ट ऑफ द न्यूरोपैथीज आर कंबाइंड न्यूरोपैथी, है ना। तो सेंसरी प्लस मोटर दोनों रहेगा। वेस्टिंग आएगी या एट्रोफी मिलेगी, ठीक है। लेट स्टेज में डिपेंड ये करता है कि ये अचानक से हुआ या धीरे धीरे हुआ। जैसे अचानक से अगर डिनर्वेशन हो रहा है तो इस मसल में हाइपर एक्टिविटी मिलेगी, तो अगर हम ईएमजी डालेंगे तो उसमें हमको फिब्रिलेशंस मिलेंगे, बिकॉज अचानक से इसकी गुलामी से ही आजाद हुआ है, तो ये अपना अस्तित्व दिखाने के लिए बेताब बेकरार है, ठीक है। वहीं क्रोनिक प्रोसेस में जब एट्रोफी ही हो जाएगी तो दिखाएगा कौन अस्तित्व, तो उस समय फिर नहीं मिलेगा। बट व्हेनेवर देयर इज एक्यूट डिनर्वेशन, तो फिब्रिलेशंस इन द ईएमजी आर साइन ऑफ एक्यूट डिनर्वेशन इन अ न्यूरोमस्कुलर यूनिट। तो इस न्यूरोमस्कुलर यूनिट में एक्यूट डिनर्वेशन होने से फिब्रिलेशन मिल सकता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन कि ये नर्व का इन्वॉल्वमेंट सिमेट्रिकल है कि एसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल रहेगा जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी, है ना, डायबिटिक में सिमेट्रिकल डिस्टल। हाँ, एक और चीज इसमें आएगी कि ये डिस्टल ज्यादा होगा या डिस्टल से शुरू होगा, ठीक है। प्रॉक्सिमल में बाद में, बहुत बाद में पहुंचेगा, ठीक है। और ये सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल हो सकता है, आइदर सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल, ठीक है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि डिजीज प्रोसेस कैसा है। जैसे कि मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स नाम सुने हो, जैसे रोमेटोइड अर्थराइटिस में हो सकता है, जैसे लेप्रेसी में हो सकता है, यहाँ की अल्नर नर्व गई हो सकता है, यहाँ की सुप्राट्रोक्लियर नर्व गई या यहाँ की रेडियल गई, तो हमें सिमेट्री नहीं मिलेगा। या वैस्कुलाइटिक न्यूरोपैथी, है ना। दो एग्जांपल हम दे रहे थे यहाँ पे, मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स फॉर एग्जांपल, लेप्रोसी फॉर एग्जांपल, वैस्कुलाइटिस, ठीक है। इसमें एसिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट रहेगा, डिस्टल प्रीडोमिनेंट विद सेंसरी मोटर। वही सिमेट्रिकल जैसे कि हम डायबिटीज की बात करें, ठीक है, उसमें सिमेट्रिकल चेंजेस मिलेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे सेंसरी रूट या मोटर रूट की, ठीक है, रूट लेवल पे। तो रूट लेवल पे क्या चेंजेस मिलेंगे हमको? पहली बात, अगर रूट इरिटेट हो रहा है तो एक रेडिकुलर पेन की हिस्ट्री मिलेगी, ठीक है। दूसरा, ये एसिमेट्रिकल होगा डिपेंडिंग अपॉन द कॉज, जैसे कि जीपीएस इज आल्सो कॉल्ड पॉलीरेडिकुलोन्यूरोपैथी। तो अगर ऐसा कोई डिजीज प्रोसेस है तो एक साथ बहुत सारे रूट को इन्वॉल्व कर रहा है, तब तो उसमें सिमेट्री मिलेगी। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई एक रूट इन्वॉल्व होता है, जैसे मोस्ट कॉमन रेडिकुलोपैथी या सर्वाइकल एंड लंबोसेक्रल रेडिकुलोपैथी, है ना। तो जैसे कि नेक पेन, सर्वाइकल पेन कॉमन लोग होते हैं ना, सर्वाइकल पेन हो रहा है, कि C5 C6 डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे है, तो गर्दन से दर्द शुरू होकर के C5 C6 डिस्ट्रीब्यूशन में पेन आ रहा है। रेडिएटिंग पेन इसी के लिए आता है। तो जो रेडिकुलर पेन इज रेडिएटिंग पेन, एक रूट का डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, ठीक है। दूसरा, एसिमेट्री होगी, जरूरी नहीं कि दोनों तरफ के C5 C6 एक साथ आ जाए, ठीक है। तीसरा, ये फ्लैसिड होगा, ठीक है। वेस्टिंग होगी,
उस सेगमेंट के रिफ्लेक्सेस एब्सेंट होंगे जिसका कि वो रूट सप्लाई कर रहा था, है ना। तो डिमिनिश्ड रिफ्लेक्सेस, उस सेगमेंट में फिब्रिलेशंस या फैसिकुलेशंस मिल सकते हैं, ठीक है। उस सेगमेंट में जैसे अगर C5 C6 की बात करें तो डेल्टॉइड की वेस्टिंग मिलेगी। हम अगर डिरोप करके दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो साफ साफ पता चल जाएगा कि एक तरफ का डेल्टॉइड में वेस्टिंग हो रहा है, लेकिन वेस्टिंग होने में जो भी टाइम लगता है ना, 1 मंथ 2 मंथ की अगर हिस्ट्री रह गई अनट्रीटेड तो आपको वेस्टिंग मिलेगी, ठीक है। ओके, प्लस सेंसरी, ये पेन है बेसिकली क्या है कि रूट शुरू में इरिटेट हो रहा है तो पॉजिटिव सेंसरी सिम्टम्स ला रहा है। एडवांस स्टेज में दिस में गेट कन्वर्टेड इनटू नमनेस उस रूट के डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। तो और अगेन ये कैसा होगा, प्रॉक्सिमल प्रीडोमिनेंट, ठीक है। तो दिस इज द फीचर ऑफ रूट का लेजन। अच्छा, यहीं पे थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं। बहुत सारे रूट मिलके कुछ एरिया में प्लेक्सस बनाते हैं, जैसे सर्वाइकल प्लेक्सस, ब्रैकियल प्लेक्सस या लंबोसैक्रल प्लेक्सस। तो एक और एंटिटी है कि अगर प्लेक्सस में प्रॉब्लम हो तो क्या होगा, ठीक है। यहां पे अगर प्लेक्सस में प्रॉब्लम हो तो क्या होगा, तो मल्टीपल रूट के जो प्रॉब्लम है वही होगा। मतलब सारे रूट वाले रहेंगे लेकिन मल्टीपल रूट इन्वॉल्व होंगे डिपेंडिंग अपॉन की प्लेक्सस का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे ब्रैकियल प्लेक्सस में 3 ट्रंक है, अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक, लोअर ट्रंक। कुछ डिजीज प्रोसेस है जो सेलेक्टिवली अपर ट्रंक को इन्वॉल्व करते हैं, कुछ डिजीज प्रोसेस है जो सेलेक्टिवली लोअर ट्रंक को इन्वॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल डायबिटिक प्लेक्सोपैथी, है ना, इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं डायबिटीज में, ठीक है। तो डायबिटीज का एक कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम बोलते हैं डायबिटिक प्लेक्सोपैथी। इसी का एक और नाम है डायबिटिक एमायोट्रॉफी, ठीक है। एमायोट्रॉफी मतलब क्या हो गया, मसल का वेस्टिंग होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, मोस्टली अपर ट्रंक इन्वॉल्व होता है, ठीक है, कि अचानक से अपर ट्रंक में बहुत पेन होगा तो अपर ट्रंक में C5 C6 C7 तक आएंगे, उस एरिया में सीवियर पेन होगा। पेन होने के बाद पेन तो खत्म हो गया, अब उस C5 C6 C7 के जो मसल्स थे उसमें वीकनेस आने लगेगी। पेन खत्म, वीकनेस शुरू, और धीरे धीरे उसमें वेस्टिंग आ जाएगी, ठीक है। इस सिंड्रोम का एक और नाम है पार्सोनेज टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। फैंसी सा नाम है बिकॉज डीएम करके आएगा तो फीस लेना है तो कुछ अलग नाम बताना चाहिए, है ना। पार्सोनेज टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो इसमें प्रीडोमिनेंटली अपर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। वहीं इमेजिन करो कि ब्रेकियल प्लेक्सस जहां बन रहा होता है स्केलेनस मसल के आसपास में, पढ़े हो ना एनाटॉमी में कि स्केलेनस के आसपास बनता है, और ये जस्ट लंग के ऊपर से पास होता है। लंग के एपेक्स में एक ट्यूमर बहुत कॉमन है, वेरी गुड, पैनकोस ट्यूमर। अगर पैनकोस ट्यूमर हो रहा है तो ब्रेकियल प्लेक्सस के किस पार्ट को ज्यादा इन्वॉल्व करेगा, लोअर को। तो C8T1 वाले मतलब ये स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड्स, ठीक है। तो इसमें पेन आएंगे और इसमें वीकनेस आएंगे, ठीक है। किसी एक रूट से एक्सप्लेन नहीं होगा, ये मल्टीपल रूट्स की वजह से ये इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ठीक है। C8 भी जा रहा है, T1 हो सकता है C7 भी उसके बाद चला जाए, तो मल्टीपल रूट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो किस प्लेक्सस का वो पार्ट है उसके हिसाब से उसका कौन कौन डिवीजन जा रहा है, वैसे करके हम लोकलाइज करते हैं। बहुत बड़ा पेशेंट हमारे पास आता है तो हम देखते हैं इंडिविजुअल सारे मसल का एग्जामिन करते हैं। सुन के बहुत अजीब लग रहा होगा बट ये आसान है, अगली बार जब कभी डिस्कस करेंगे तो कि C5 का मसल कैसे चेक करना है, C6 का कैसे करना है। फॉर एग्जांपल C5 के लिए आर्म एबडक्शन, ये C5 का काम है, ठीक है। C6 के लिए बाइसेप्स आप चेक करते हो, C5 C6 के लिए, ठीक है। C7 के लिए इस लेवल पे आप मूवमेंट करते हो, C8T1 के लिए इस लेवल पे आप मूवमेंट करते हो। ये रूट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो कोई क्लेम करेगा कि नहीं ये रूट का प्रॉब्लम हो, मान लो किसी को C8T1 में प्रॉब्लम हुआ, ये पैनकोस ट्यूमर भी हो सकता था। कोई दूसरा बोलता नहीं ये तो अल्लर न्यूरोपैथी है, प्रूव मी रॉन्ग, डिस्टल का डिस्टल हो रहा है, कैसे प्रूव करोगे। तो देयर आर फ्यू मसल्स व्हिच आर सप्लाइड बाय रेडियल नर्व, एबडक्शन सॉरी एक्सटेंशन, फिंगर के एक्सटेंशन है वो तो रेडियल वाले सप्लाई होते हैं, फ्लेक्सर वाले होते हैं वो अल्लर से होते हैं और मीडियन से होते हैं, और C8T1 सारे को सप्लाई करते हैं,
तो अगर एक्सटेंशन फ्लेक्शन दोनों गया, इसका मतलब CA-T1 था, एक्सटेंशन स्क्वायर्ड हो गया, सिर्फ फ्लेक्सर गया, अल्नर गया, तो क्लो हैंड बन जाता है लेप्रोसी वाले में, अल्नर न्यूरोपैथी। लेकिन ये और ये दोनों गया तो हम सोचेंगे CA-T1, तो हमें MRI स्पाइन करानी है, फ्लेक्सस कराना है। समझ गए? इजी है, ठीक है। जस्ट हमें एनाटॉमी के हिसाब से उसको कोरिलेट करना है, ठीक है। बस किसी को बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है उसके हिसाब से, तो जैसे डायबिटीज के लिए हमने बताया, और उसी के हिसाब से पैनकोस ट्यूमर के लिए हमने बताया कि पैनकोस ट्यूमर में ब्रेकियल प्लेक्सस का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है। तो अच्छा, ठीक है। उसके अलावा एक पार्ट हमने यहां पे डिस्कस किया था कि अगर मान लो सिर्फ एंटीरियर हॉर्न सेल का ही प्रॉब्लम हो, ठीक है। जब हम प्लेक्सस की बात कर रहे हैं, मतलब यहां से सेंसरी रूट और मोटर रूट दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, और उसके बाद जो बन रहा है उसकी बात हम कर रहे थे। लेकिन एंटीरियर हॉर्न सेल मतलब यहाँ पे ऊपर से जो पिरामिडल फाइबर आकर के एंड कर रहा है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट का, और यहां से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन निकलने वाले थे, उस जंक्शन पे प्योर मोटर सेल, मोटर न्यूरॉन जो एंटीरियर हॉर्न सेल है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ अगर एंटीरियर हॉर्न सेल जाएगा तो ये क्या होगा? पहली बात, प्योर मोटर होगा, ठीक है। वेस्टिंग पहले आएगी, वीकनेस बाद में आएगा, एसिमेट्रिकल होगा, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि सारे एंटीरियर हॉर्न सेल एक ही बार में चले जाएं, ठीक है। इनफैक्ट एक ही मसल में डिस्प्रोपोर्शनेट वेस्टिंग मिलेगी कि डेल्टोइड के ही कुछ फाइबर सूख रहे हैं, कुछ नहीं सूख रहे हैं, ठीक है। बिकॉज कुछ एंटीरियर हॉर्न सेल मरे, कुछ नहीं भी मरे, ठीक है। तो ये एंटीरियर हॉर्न सेल के फीचर्स हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सेस डिपेंडिंग अपॉन की क्या हो रहा है। अभी हम सिर्फ एंटीरियर हॉर्न सेल पे फोकस कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ALS, ठीक है, ओनली अबाउट एंटीरियर हॉर्न सेल, ठीक है। चाहे जिस किसी भी कारण से एंटीरियर हॉर्न सेल डैमेज हो, मान लो कुछ मासी स्पाइनल कॉर्ड में ग्रो कर रहा है, जाके कंप्रेस कर रहा है एंटीरियर हॉर्न सेल को, ठीक है, तो उस एरिया में प्योर मोटर वेस्टिंग, जैसे मान लो कि C5 C6 में डिस्क आगे जाकर के एंटीरियर हॉर्न सेल को कंप्रेस कर दिया, या एक सिरिंक्स कॉर्ड में बन गया, वो जाकर के उस एरिया में सिरिंक्स बना या ट्यूमर बन गया कॉर्ड के अंदर में, वहां के एंटीरियर हॉर्न सेल को डैमेज कर दिया। तो इस तरह के फीचर्स, वेस्टिंग और फेसिकुलेशंस, ये सारे प्योर मोटर चेंजेज आ सकते हैं। तो स्टिल माय लोकलाइजेशन इज एंटीरियर हॉर्न सेल। तो वेयर इज द लेजन? एंटीरियर हॉर्न सेल। व्हाट इज द लेजन? दैट विल डिपेंड अपॉन द ऑनसेट, प्रोग्रेशन एंड ड्यूरेशन, ठीक है, और द रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। ये सारे एलिमेंट के अलग अलग साइट थे, ठीक है। अब आ जाते हैं UMN पे। UMN पे क्या क्या एरिया बचा हमारा? अब हम आ जाते हैं कॉर्ड पे। अगर कॉर्ड में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें? पहली बात तो कि ये हॉरिजॉन्टल लेवल मिल सकता है, ठीक है, नहीं भी मिल सकता है। जैसे हम बोले कि HSP, हेरेडिटरी स्पास्टिक पैरापारेसिस, तो उसमें जितने भी पिरामिडल ट्रैक्ट यहां से लेके ऊपर तक कहीं पे भी खराब हो सकते हैं, बट मोस्टली नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन एक्यूट लेजन अगर जब भी होगा तो एक हमें लेवल मिलेगा, जैसे पैरापारेसिस, क्वाड्रीपारेसिस, इस तरह की चीजें मिलती हैं। तो एक हॉरिजॉन्टल लेवल मोस्टली मिलता है कॉर्ड में। दूसरा, अगर ब्लाडर इन्वॉल्व होता है तो किस तरह का ब्लाडर होगा? UMN टाइप ऑफ ब्लाडर। UMN टाइप ऑफ ब्लाडर मतलब क्या हुआ? मतलब अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड अर्ज इनकॉन्टिनेंस। ये तीन रट लो एकदम हनुमान चालीसा की तरह कि UMN ब्लाडर मतलब अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, अर्ज इनकॉन्टिनेंस। इसमें कुछ चीज और हम ऐड कर सकते हैं कि बिकॉज ऑफ टोन इज इंक्रीज्ड तो ब्लाडर विल बी स्पास्टिक, ठीक है। या इसी को हम जोड़ सकते हैं लो वॉल्यूम ब्लाडर, बिकॉज टोन बढ़ा है, टोन बढ़ा है तो ब्लाडर का जो मसल है उसका टोन बढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट कर गया, कैपेसिटी कम हो गई, तो स्पास्टिक लो वॉल्यूम ब्लाडर, उसकी वजह से जल्दी फीलिंग होगी, उसका इतना परसेंटेज अगर जल्दी फील होगा तो फ्रीक्वेंसी आएगी, अर्जेंसी आएगी, एंड at the sometimes he may not be able to control the urination, तो अर्ज इनकॉन्टिनेंस होगा। इस पूरे कंडीशन को चूंकि इसमें टिक है
तो इसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक ब्लैडर। ठीक है, तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लैडर, न्यूरोजेनिक ब्लैडर, उसमें से एक है ऑटोमेटिक ब्लैडर। ठीक है, वहीं इसके उल्टे अगर हम इस साइड में बात करें ब्लैडर की, ठीक है, तो ब्लैडर का यहां पे स्फिंक्टर होगा, स्फिंक्टर होगा, इसका टोन क्या होगा, घट जाएगा, तो इसका कैलिबर क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, इसमें कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो इसमें पूरा भर जाएगा, उसके चलते आउटपुट नहीं होगा। एडवांस स्टेज में जब जरूरत से ज्यादा यह भर जाए तो फिर धीरे धीरे इसमें ड्रिबलिंग होगी। पूरा भर जाने के बाद कैपेसिटी बचा ही नहीं है तो क्या होगा, मतलब क्या हुआ, ये फ्लैसिड हाई वॉल्यूम रिटेंशन होगा, रिटेंशन के बाद ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस होगा, मतलब अब फिर मेरे कंट्रोल में नहीं है, पूरा भर जा रहा है और बीच बीच में ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन हो रही है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड, अगेन अपने आप में इनकॉन्टिनेंस हो रहा है तो ऑटोनॉमस ब्लैडर। ठीक है, तो वन इज ऑटोनॉमस ब्लैडर, वन इज ऑटोमेटिक ब्लैडर। ऑटोमेटिक इज स्पास्टिक, तो ये टिक से टिक याद रखोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, ठीक है, तो कॉर्ड में जब भी प्रॉब्लम होगा तो देयर विल बी हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ सेंसरी और मोटर। जैसे पारापारेसिस हो रहा है किसी को तो मोस्टली हम सोचते हैं कॉर्ड में प्रॉब्लम है। क्वाड्रीपारेसिस हो गया, इसके ऊपर सब कुछ ठीक है तो जनरली हम सोचते हैं कि सर्वाइकल में प्रॉब्लम है। कुछ और इफ एंड बट्स है, बट एट द बिगिनिंग लेवल हम ये मान के चले कि ये हॉरिजॉन्टल लेवल मिलेगा। ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट होगा तो यूएमएन टाइप का होगा। ठीक है, तो टोन का क्या होगा, इंक्रीज होंगे, डीटीआर क्या होंगे, इसी स्टेज में हम क्या बोलते हैं, क्लोनस भी मिल सकता है। रिफ्लेक्सेस की ग्रेडिंग है, ठीक है, जैसे मर्मर की ग्रेडिंग है ना, ग्रेड 1 2 3 4। ग्रेड 1 इज कंसल्टेंट मर्मर, मतलब हम नहीं सुन सकते हैं, सुनाई दे भी रहा है तो हमें नहीं बोलना है कि ओनली द ट्रेन्ड ईयर्स कैन हियर दिस, तो कंसल्टेंट मर्मर है। और ग्रेड 4 मैंने दूर से ही सुनाई दे रहा है, स्टेथो दूर से ही रखो तो सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो ऑडिबल मर्मर विदाउट द यूज ऑफ स्टेथोस्कोप। 3 जिसमें थ्रिल रख रहा है आपको, मतलब आप रख रहे हो, मर्मर के ऊपर हाथ रख रहे हो तो आपको पाल्पेट हो रहा है। ठीक है, कि मर्मर ऊपर तक ट्रांसमिट भी हो रहा है। 2 मतलब बाकी लोग भी सुन सकते हैं, तो हम लोगों को 2 3 बताना होता है। 4 वाला हॉस्पिटल पहुंचेगा नहीं, 1 वाला हम सुन नहीं सकते हैं, है ना, हम तो भी कुछ प्राणी है। ठीक है, तो 2 और 3। उसी तरह से रिफ्लेक्सेस में भी 1 2 3 4 ग्रेडिंग है। ठीक है, 0 मतलब रिफ्लेक्सेस मिल ही नहीं रहे। ठीक है, 1 ओनली अपॉन रीइंफोर्समेंट। ठीक है, रीइंफोर्समेंट कैसे करते हैं, देयर आर फ्यू मैनूवर्स, जैसे कि जॉ क्लिंचिंग करने के लिए या हाथ को ऐसे खींच करके छोड़ देने के लिए। तो जब हम स्ट्रेस में करते हैं तो बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करता है, हमें फटाक से रिएक्ट करना है ना। जो रेडीनेस होती है उस समय अगर हम रिफ्लेक्स चेक करते हैं तो आसानी से दिख जाता है, उसके बिना तो नहीं दिख रहा है। दिस इज ग्रेड 1। ग्रेड 2 नॉर्मली आपको मतलब रेस्टिंग कंडीशन में भी मिल रहा है। 3 मतलब ब्रिस्क, मतलब जितना मिलना चाहिए उससे ज्यादा भी मिल रहा है। मतलब 2 में ये हुआ कि यू आर एबल टू सी द मसल कॉन्ट्रैक्शन ओनली। जैसे आप नी जर्क पे कर रहे हो पटेलर पे, तो आपको क्वाड्रिसेप्स का कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है कि आगे एक्सटेंशन यहाँ पे करा पाए। ठीक है, लेकिन 3 में क्या होगा, ऐसे करोगे ये लेग का मूवमेंट भी दिख जाएगा। तो 2 इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, 3 में मूवमेंट ऑफ द डिस्टल लिम्ब इज विजिबल, 4 जिसमें क्लोनस आ जाए। ठीक है, ये आपको पटेलर क्लोनस मिल रहा है या एंकल क्लोनस मिल रहा है, तो 4 में आपको क्लोनस मिल जाता है। ठीक है, तो क्लोनस मिलना मतलब यूएमएन लेजन तो है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि मसल वाले में भी कभी कभी आपको रिफ्लेक्सेस मिल जाते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये ब्रिस्क है या नॉर्मल है, ये कंफ्यूजन होता है। बट अगर क्लोनस मिल गया मतलब तो ये यूएमएन ही है, मेरा कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसी तरीके से अगर
प्लांटर अपगोइंग मिल जाए, ठीक है, या प्लांटर एक्सटेंसर मिल जाए, इसी को बोलते हैं बाबिंस्की प्रेजेंट मिल जाए, इसका मतलब ये टेल साइन ऑफ यूएमएल लेजन है ना। मतलब इसको देख के कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये यूएमएल लेजन है, ठीक है। यहीं पे एक और चीज की मतलब प्लांटर एक्सटेंसर क्यों मिलता है, हमने बताया था तुम लोगों को कि देखो प्लांटर इज आल्सो अ टाइप ऑफ रिलीज रिफ्लेक्स। सबसे पहली बार प्लांटर को बाबिंस्की ने कैसे देखा था, कैसे खोजा था? एक्चुअली पहले मतलब यूरोप में वो स्ट्रोक वार्ड इस तरह से हुआ करता था कि मतलब वो नर्सिंग होम जैसा होता था कि वहां पे बिठा दो, पेशेंट को छोड़ दो, कुछ दिन में रिकवर करेंगे तो करेंगे, ठीक है। तो कुछ पेशेंट ऐसे होते थे जिनका मतलब पैर वैर को थोड़ा सा ऐसे वार्ड बना हुआ है, विंडो के लेवल पे बेड वेड लगा हुआ है एकदम आलीशान, ठीक है। यूरोप के बारे में सोच रहे तो आलीशान सोचोगे ना, मतलब थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड जैसा, अच्छे अच्छे पर्दे लगे हुए हैं, ठीक है। तो उस पे वो पैर थोड़ा ऊंचा करके लेटा हुआ था और खिड़की के बाहर हल्की हल्की हवा बह रही थी, ठीक है। तो किसी कवि की कल्पना जैसी है कि बहती हुई हवा ने उसके पैरों को छुआ और अंगूठे ने हरकत की और अंगूठे ऊपर की तरफ मुड़ गए, ठीक है। तो मतलब उसने ये नोटिस किया कि जितने भी स्ट्रोक पेशेंट वाले थे जिनको यूएमएल लेजन था, उसके एक पैर के अंगूठे में ऐसी हरकत हुई जब भी हवा ने उसके पैर को, कवि जैसा बोलो, ठीक है। जबकि जो उसके दूसरे पैर में ये मुंह पे नहीं हुआ, तो वहां से आया कि जिसमें भी यूएमएल लेजन होंगे उसमें अगर उसके सोल को, प्लांटर पार्ट ऑफ द फीट को अगर टच किया जाए जेंटली विदाउट इरिटेटिंग दैट मच कि वो पेन की जगह विथड्रॉल कर ले, है ना, तो वो अंगूठे ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं। वहां से डिस्कवरी हुई कि यूएमएल रीजन में एक्सटेंसर मिलता है टोज का मूवमेंट। द पर्सन वाज बाबिंस्की, ही शुड बी अ पोएट बट न्यूरोलॉजिस्ट पोएट होते हैं, ठीक है। वहां से उन्होंने सर्च किया कि वो बाबिंस्की है, ठीक है। अब उस पे बाबिंस्की पे बहुत सारे लिटरेचर आए कि क्यों मिलता है बाबिंस्की, मतलब अगर एक्सटेंसर मिल रहा है दैट इज कॉल्ड बाबिंस्की प्रेजेंट, ठीक है। नॉर्मल रिस्पॉन्स इज प्लांटर फ्लेक्सर या प्लांटर एब्सेंट, ठीक है। इस कंडीशन में प्लांटर क्या मिलेगा, एब्सेंट। मसल वाले में क्या मिलेगा, प्रेजेंट। फ्लेक्सर होना चाहिए। एडवांस स्टेज में जबकि सारे मसल की वेस्टिंग हो गई तो एब्सेंट हो सकता है, नहीं तो जनरली प्लांटर प्रेजेंट मिलेगा, मतलब फ्लेक्सर रिस्पॉन्स विल बी सीन, ठीक है। बाकी न्यूरोपैथी हो गई तो एब्सेंट हो जाएगा। इस कंडीशन में प्लांटर इज एक्सटेंसर दैट इज कॉल्ड बाबिंस्की प्रेजेंट, तो इसमें बाबिंस्की एब्सेंट, ठीक है। तो बाबिंस्की एंड प्लांटर में क्या मतलब है वो समझना जरूरी है, ठीक है। और भी थ्योरी आई कि मतलब बाबिंस्की मिलता ही क्यों है, मतलब व्हाई देयर इज एक्सटेंसर ऑफ द प्लांटर, और नॉर्मली प्लांटर फ्लेक्सर क्यों मिलता है, ठीक है। तो उसको ऐसे सोचो कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको बहुत सारे रिफ्लेक्सेस डाल दिए जाते हैं। हमने कहा ना कि हर लेवल पे आदमी अपना स्वतंत्र अस्तित्व, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए बेताब करा रहे है ना। और ऐसे भी सारे सेल का तो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस था ही, वो तो एक सिस्टम में बन के एक बॉडी बन गया, ठीक है। तो अगर ब्रेन नहीं होता, ठीक है, तो पैर को खतरे से बचाने के लिए अंगूठा क्या करता, सोचो। छोटा बच्चा न्यूबॉर्न, उसके पैर में तुम एक निडल प्रिक कर रहे हो या कांटा चुभा रहे हो, तो क्या करेगा पैर से बचाने के लिए, कोशिश करेगा उंगलियों को दूर कर ले कि इसके बीच से कांटा पार हो जाए, अंगूठे को दूर भगाएगा कि कांटे से जितना हम दूर जा सके। अगर ये उंगली नहीं मूव कर रही है तो एंकल पे भी मूव करेगा, उस पे भी नहीं हुआ तो घुटने पे भी मूव करेगा, उस पे भी नहीं हुआ तो थाइस पे भी मूव करेगा। तो दीज आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ बाबिंस्की, ठीक है। फैनिंग ऑफ टोज, अपगोइंग ऑफ टो जो है, देन अपगोइंग ऑफ एंकल, फ्लेक्शन एट नी एंड फ्लेक्शन एट हिप। दीज आर 5 कंपोनेंट ऑफ बाबिंस्की। ये न्यूबॉर्न में होता है, ठीक है। लेकिन अब उसको अगर ऐसा करेगा तब तो चल पाएगा कभी वो, तब जमीन में पैर रखते ही 5 कंपोनेंट आराम से गिर गया, ठीक है। तो लेकिन ये तो उसके लेवल पे प्रोफाइलेक्सिस के लिए दिया हुआ था, रिफ्लेक्स, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, ये स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे काम हो रहा था, इसको इधर से कोई मतलब नहीं था। ग्रेजुअली जब माइलिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, माइलिनेशन मतलब हर सेल अपने आप में काम कर रहा था, अब उसको आपस में जोड़ दिया गया, तो माइलिन शीथ जुड़ गए आपस में,
ठीक है, उन सब का आपस में बात विचार गोष्ठी हुआ, मीटिंग हुआ। उसके बाद बोला कि अब हमें मिल के काम करना है, एज ए यूनिट काम करना है। इसे झूठ बोला जाता है, हम लोग एक यूनिट की तरह काम करेंगे, मतलब तुम लोग अब मेरे नीचे काम करोगे, है ना। तो हर हेड ऐसा ही बोलता है, ठीक है। तो उसने स्पाइनल कॉर्ड को अपने नीचे ले लिया कि अब हम जैसा बोलेंगे, तो माइलिनेशन आते ही प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस गायब होने लग जाते हैं। वो भूल चुका है कि अब उसका कोई अस्तित्व था, जैसा बोला जाएगा वैसा करेगा। तो अब नए रिफ्लेक्सेस आते हैं, रूटिंग रिफ्लेक्सेस, वॉकिंग रिफ्लेक्सेस, ठीक है। उसमें क्या होता है, जैसे ही उसके पैर में कुछ टच करते हैं तो ये इसको ऐसे ग्रास्प करना चाहता है, तभी तो चल पाएगा वो, है ना। तो फिर नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या आता है कि जब भी हम सोल में टच करते हैं तो नीचे की तरफ मूव करता है, इन एन अटेम्प्ट टू ग्रास्प द फ्लोर, ठीक है। ये रिफ्लेक्सेस, तभी तो चल पाएगा। अब किसी कारण से तुमने इसको हटा दिया, तब उसको याद आया, अरे हम तो कुछ और हुआ करते थे, है ना। हम इसकी बात मानते मानते भूल गए थे कि हम क्या थे, ठीक है। जैसे ये इन्फ्लुएंस हटा, फिर से तुम अगर सोल में प्रिक करते हो तो फिर से बाबेंस्की के 5 कंपोनेंट आ गए, समझ गया। तो दिस इज हाउ रिलीज रिफ्लेक्सेस रीअपीयर इन अ लेजन ऑफ यूएमएन केसेस, डिपेंडिंग अपॉन की इनहिबिशन कहां से हो रहा था, ठीक है। जैसे गेट के लिए ब्रेन स्टेम में सेंटर होते हैं, तो अगर इसके ये आसपास कहीं लीजन अगर हो रहा है, ठीक है, कि यहाँ से इंफॉर्मेशन इधर नहीं पहुंच पाता है, या यूएमएन में कहीं पे भी ये बाबेंस्की अपगोइंग मिलता है। उसके उल्टे जैसे कि और कुछ रिलीज रिफ्लेक्सेस के नाम हम यहीं पे बता देते हैं। जैसे छोटे बच्चे को भूख लगती है तो क्या सिखाया जाता है उसको, तो सिखाया क्या जाता है, क्या सीख के पैदा होता है, वो रोने लग जाता है। और कभी देखियो एक्सट्रीम ओल्ड एज पेशेंट को उसको भूख लगती है तो रोने लग जाता है, इसको बोलते हो सठिया गया, बोलते हैं ना, मतलब हर बात पे रोना शुरू कर दिया। डिमेंटेड पेशेंट, एडवांस डिमेंटेड पेशेंट को ना, उसको भूख लगेगी रोना शुरू कर देगा। कभी मतलब अपने आसपास याद रखना कि कोई एक्सट्रीम ऑफ एज में हो, जो डिमेंटेड होने लगे, सेनाइल डिमेंशिया होने लगे, भूख लगती है रोने लग जाता है। फिर से बोलते हैं ना कि मतलब आप फिर से बचपन की तरफ लौट रहे हैं, तो दिस इज साइंटिफिक रीअपियरेंस ऑफ प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस इज अ साइन ऑफ एजिंग। तो आप बुढ़े में फिर से बचपन की तरफ शुरू करते हो। इन द सेम वे उसके लिए सर्वाइवल के लिए इन्फेंट के लिए क्या जरूरी है, ठीक है, कि रूटीन, ठीक है, कि मतलब जैसे ही ब्रेस्ट अगर मिले उसको कैसे लोकलाइज करना है, कैसे उसमें सकिंग करना है, ठीक है, कैसे निपल के पास अपने लिप्स को ले जाना है, ठीक है। अब इस चीज को हम कैसे करते हैं, पामो मेंटल रिफ्लेक्स, हम पाम में स्क्रैच करते हैं, मेंटलिस कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाता है। छोटे बच्चे में मिलेगा, फिर से डिमेंटेड में मिलेगा, जिसमें कि ये कॉर्टेक्स पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वन ऑफ द साइन ऑफ डिमेंशिया भी होता है कि किसी को ट्रू डिमेंशिया है या कोई मेमोरी लॉस की एक्टिंग कर रहा है, ये भी हो सकता है ना, कि हम गजनी बनना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जैसे बहुत तरह होता है डिसोसिएटिव फूड, या मतलब कि कोर्ट वोर्ट में बताने के लिए हम तो भूल गए, मेरी याददाश्त खत्म हो गई है, ठीक है। सबसे पहले उसका सवाल आता है कि मैं कौन हूँ, ठीक है ना। मतलब उसे, जबकि ट्रू डिमेंशिया में ऐसा नहीं होता है कि वो पूछेगा कि मैं कौन हूँ, उसे तो फर्क ही नहीं पड़ता है कि मैं कौन हूँ, ठीक है। वो अपनी दुनिया में मगन है, खत्म हो चुका है उसका, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। भूलने वाला सब कुछ भूल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन की मेमोरी का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है। जब मेमोरी वाला सेक्शन डील करेंगे तो उसमें, तो हम ये बता रहे थे कि ट्रू डिमेंशिया सूडो डिमेंशिया में टेस्ट करने का एक और चीज ये होता है, तो उसमें रिलीज रिफ्लेक्सेस अपीयर होने लगेंगे। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे उसको अगर टैप करते हैं, ये मूवमेंट आने लग जाता है, सकिंग रिफ्लेक्सेस, ठीक है। उसको लगता है कि हम फिर से नॉर्मल इंसान में नहीं आएगा वो, ठीक है। अगर आ रहा है तो वो बचपन की तरफ लौट रहा है, ठीक है। तो रिलीज रिफ्लेक्सेस, तो वन ऑफ द रिलीज रिफ्लेक्सेस इसमें थे कि प्लांटर अपगोइंग मिलेगा, ठीक है। इसके ऊपर अगर हम ब्रेनस्टेम लेवल पे बात करें तो, ठीक है, तो ब्रेनस्टेम लेवल पे अगर बात करें तो यहां पे क्या मिलेगा, अगेन हॉरिजॉन्टल लेवल ऊपर जाएगा, ठीक है। यहां से और कौन से नर्व निकलते हैं, तो क्रेनियल नर्व्स निकलते हैं, ठीक है। क्रेनियल नर्व, जैसे इसको हम 3 पार्ट में बांट दें कि ये मिड ब्रेन है, ये पॉन्स है और ये मेडुला ऑब्लोंगाटा है, ठीक है। तो 4 क्रेनियल नर्व यहां से, 4 यहां से, 4 यहां से निकलते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 इसके ऊपर से, 5 6 7 8 यहां से, 9 10 11 12 यहां से।
तो कौन से क्रैनियल नर्व गए हैं उसके हिसाब से हम ब्रेन स्टेम एक सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो यहां पे प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इस लेवल पे हमको एलिमेंट मिल सकता है और उसके नीचे वालों के लिए यूएमएन मिल सकता है। लेवल सर्च करने का तरीका है ना, वहां पे एंटीरियर हॉर्न सेल अगर डैमेज हो रहे होंगे, है ना, जैसे यहाँ पे एंटीरियर हॉर्न सेल है, मान लो अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ तो इसके नीचे वालों के लिए यूएमएन लेजन है और इसके लिए एलिमेंट लेजन है। ठीक है, मतलब नीचे सारे रिफ्लेक्सेस ब्रिस्क मिल रहे हैं, डेल्टॉइड की वेस्टिंग मिल रही है, मतलब क्या है, C5 पे लेजन है पक्का, तभी तो इसकी वेस्टिंग मिल रही है, यहाँ पे एलिमेंट मिल रहा है और उसके नीचे यूएमएन मिल रहा है। उसी तरीके से अगर टंग में वेस्टिंग मिल रही है और नीचे सारे रिफ्लेक्सेस ब्रिस्क मिल रहे हैं, मतलब 12th नर्व का न्यूक्लियस जहां पे है वहां पे प्रॉब्लम है, मतलब मेडुला में लेजन है पक्का। ठीक है, नहीं 12th भी स्पास्टिक है, फेस में हमको ट्विचिंग मिल रही है, तो कौन से में प्रॉब्लम है, समझ लो कैसे लोकलाइज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से किस लेवल पे एलिमेंट, किस लेवल पे यूएमएन है, हम ब्रेन स्टेम में देख सकते हैं। ठीक है, देन अगर इसके ऊपर यहाँ पे सब कॉर्टेक्स है, यहाँ पे कॉर्टेक्स है, ठीक है, अगर सब कॉर्टेक्स का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो देयर आर फ्यू थिंग्स विच आर एक्सक्लूसिवली कंट्रोल्ड बाय कॉर्टेक्स, दोज आर कॉल्ड कॉग्निटिव फंक्शंस। ठीक है, या कॉर्टिकल फंक्शंस। ठीक है, जैसे अब ये हम बाद में डिटेल में करेंगे क्योंकि ये अपने आप में फैसिनेटिंग चीज है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉर्टेक्स एंड सब कॉर्टेक्स, उसमें 4-5 दिन पढ़ लोगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग, बट कुछ चीजें एक्सक्लूसिवली कॉर्टेक्स के फंक्शन है, जैसे में कि लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज कॉर्टेक्स का फंक्शन है। ठीक है, जैसे में कि जितने भी एसोसिएशन एरियाज हैं, ठीक है, जैसे कि हमने लाइट देखा और उसका मतलब निकाला, विजुअल एसोसिएशन एरिया, तो विजुअल स्टिमुलेशन का क्या मतलब निकालना है। ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया, हमने जो साउंड सुना उसका क्या मतलब निकालना है। ठीक है, 3D अवेयरनेस इसको बोलते हैं, मतलब स्पेशियो ओरिएंटेशन, 3D स्पेशियल ओरिएंटेशन, विजुअल स्पेशियल फंक्शन, ये उसका एरिया है। इमोशंस, ठीक है, कहाँ का एरिया है वो ना, गलत। ठीक है, कॉर्टेक्स सब कॉर्टेक्स के बीच में कॉर्टेक्स का टुकड़ा यहाँ पे फंसा हुआ है। ठीक है, तो है तो ये कॉर्टेक्स, बट वहां से निकल करके यहाँ पे आ गया है, इसको हम बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, बट यहाँ पे तो ये जो किसी को पहचानना है, रिकॉग्निशन, 3D अवेयरनेस है, मैप बनाना है, खुद को मैप के अलोंग एलोकेट करना है, देख करके मतलब निकालना, पढ़ना है, सुनना है, ये सारे जो फंक्शन है वो कॉर्टेक्स में। ठीक है, और यहां पे अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो किसी को सीजर भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सारे कॉर्टेक्स के फंक्शन है। वहीं सब कॉर्टेक्स में इन सारों की स्पीड कंट्रोल होती है, क्योंकि आपस में नेटवर्किंग होती है उनकी। ठीक है, उसके अलावा बाकी जो उसमें मूवमेंट वगैरह है वो सारे उसमें कंट्रोल होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को सब कॉर्टेक्स में प्रॉब्लम होगा तो लैंग्वेज एंड स्पीच आर डिफरेंट थिंग, समझ रहे हो। वन इज लैंग्वेज, दैट इज कंटेंट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, स्पीच द प्रोडक्शन ऑफ साउंड टू डिलीवर द कंटेंट। ठीक है, मतलब द क्वालिटी ऑफ साउंड, द आर्टिकुलेशन ऑफ साउंड, द स्पीड ऑफ साउंड, दीज आर कॉल्ड स्पीच। मतलब मैकेनिकल पार्ट ऑफ जो वोकल कॉर्ड apparatus को जो कंट्रोल करने का पार्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड स्पीच। कोई तोतला बोल रहा है, दैट इज स्पीच प्रॉब्लम। ठीक है, कोई अनाप शनाप बोल रहा है, दैट इज लैंग्वेज प्रॉब्लम। समझ रहे हो, तो यहां लैंग्वेज कंट्रोल होता है और यहां पे स्पीच कंट्रोल होता है। ठीक है, उसके अलावा मोटर कंट्रोल दोनों जगह होता है। ठीक है, लेकिन मोटर कंट्रोल में क्या होता है कि अगर इस तरह से मोटर कॉर्टेक्स को बांट दें, ठीक है, तो यहाँ पे हाथ का एरिया है और यहाँ पे पैर का एरिया है। ठीक है, अब आदमी को ऐसे सुला दो तो यहीं के पास उसका ब्लाडर वाला एरिया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं उसका
चेहरा वाला एरिया है बना हुआ, देखे होंगे है ना, जिसके होठ यहाँ पे बड़े से रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस पार्ट में कितना फाइन एक्टिविटी हमको रिक्वायर्ड है, ठीक है। जिसका जो पार्ट का कॉर्टिकल रिप्रेजेंटेशन जितना ज्यादा होगा उसका उस बॉडी पार्ट पे कंट्रोल उतना अच्छा होगा। ये ट्रेनिंग से भी आ सकता है, बाय बर्थ भी कुछ गिफ्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोग अपने कान के मसल को मूव कर पाते हैं, पीना को भी मूव कर पाते हैं, है ना, मतलब जो लोग खरगोश से जितने नजदीक हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा पार्ट का कैसा है, ठीक है। तो कॉर्टेक्स में पैर और हाथ दोनों को कमजोर करने के लिए हमको ये पूरा एरिया डैमेज करना होगा, ठीक है। मतलब इतना बड़ा एरिया डैमेज होगा तो ब्रेन का काफी मतलब बड़ा एक लेजन होगा, तो उसके साथ में आदमी का सेंसोरियम भी डाउन हो सकता है या ब्रेन में प्रेशर बड़ा हो सकता है, मतलब इस तरीके से सोच सकते हो। और भी चीज वहां अगल बगल है जो खराब होंगे। वहीं ये सारे फाइबर घूम फिर करके सब कॉर्टेक्स में इंटरनल कैप्सूल के थ्रू नीचे आ रहे थे, तो यहाँ एक छोटू सा लेजन भी ये सारे पैदा कर सकता है, कर सकता है। लेकिन यहाँ वाले में सिर्फ स्पीच का प्रॉब्लम होगा, यहाँ वाले में लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा। अगर लेफ्ट साइड का जा रहा है तो राइट साइड में उसका काउंटर पार्ट कुछ अलग पार्ट होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम अगर मान लो छोटा सा लैकुनर स्ट्रोक हुआ यहाँ पे इंटरनल कैप्सूल में, लैकुनी मतलब छोटा सा एक मिल रहा है, उसे डेंस हेमिपैरेसिस होती है, तो हाथ और पैर पूरा कमजोर होगा, ठीक है। वहीं अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है तो मतलब जनरली डेंस अगर पेशेंट जिंदा है मतलब होश में है तो उतनी डेंस हेमिपैरेसिस नहीं होती, डिस्प्रोपोर्शनेट हेमिपैरेसिस होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ का सप्लाई है एमसीए, है ना, ये जो स्ट्रिप होता है इसको सप्लाई करता है एसीए, और ये जो स्ट्रिप है उसको सप्लाई करता है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। अगर एमसीए जाएगा तो हाथ ज्यादा कमजोर होगा, पैर कम कमजोर होगा, एसीए जाएगा तो पैर ज्यादा कमजोर होगा, हाथ कम कमजोर होगा। मतलब एक आदमी को सडन ऑनसेट स्ट्रोक हुआ, ये हाथ लेकर के ऐसे चलते हुए आ रहा है, किसका स्ट्रोक है? एमसीए का, ठीक है। ये हाथ चला फिरा पा रहा है लेकिन पैर घिसट घिसट के आ रहा है, एसीए का। समझ गए? ठीक। तो सिंपल एनाटॉमी के हिसाब से हम कोरिलेट कर सकते हैं कहाँ का स्ट्रोक है, ठीक है। तो रफली इतने सारे एक्सिस थे, ठीक है, और उसके फीचर समझ गए। अब हमने कुछ टास्क दिए थे और डिजीज के नाम बताते जाओ फटाफट। पहली बात तो स्ट्रोक, ठीक है। तो स्ट्रोक या तो कॉर्टेक्स में होगा, सब कॉर्टेक्स में होगा या ब्रेनस्टेम में होगा। तो अगर कॉर्टेक्स का फीचर क्या मिलेगा समझ में आ गया, सब कॉर्टेक्स का क्या होगा समझ में आ गया, ठीक है, और ब्रेनस्टेम का क्या होगा समझ में आ जाएगा। मतलब क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व है नहीं है, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स अगर इन्वॉल्व है तो एलिमेंट टाइप से इन्वॉल्व है कि यूएमएन टाइप से इन्वॉल्व है। जैसे फेशियल में पढ़े थे ना कि फेशियल में अगर यूएमएन लेजन होगा तो अपर पार्ट ऑफ फेस विल बी स्पेयर्ड, यानी किसी का अचानक से चेहरा टेढ़ा हुआ बट आंखें बंद कर पा रहा था, ठीक है, और बहुत थोड़ी सी कमजोरी हाथ में आई, मतलब स्ट्रोक कहाँ का था? अपर मोटर न्यूरॉन ऑफ फेशियल इन्वॉल्वमेंट, मतलब पॉन्स के ऊपर कहीं पे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा सडन ऑनसेट फेस का आंख और चेहरा दोनों कमजोर हुआ, साथ में हाथ पैर कमजोर हुआ, मतलब लेजन कहाँ का था? मतलब पॉन्स में कहीं पे था, ब्रेनस्टेम स्ट्रोक था। और अगर ऐसा कि हाथ पैर में कोई कमजोरी नहीं है, सिर्फ सडन ऑनसेट चेहरा का दोनों हिस्सा काम हुआ, है ना, मतलब कि आंख नहीं बंद कर पा रहा और चेहरा टेढ़ा हो रहा है, मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे है? फेशियल नर्व में कहीं पे, जिसको बेल्स पाल्सी बोलते हो। ये एक कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे झोला छाप वाले लोग हैं जो स्ट्रोक सेंटर चलाते हैं, लकवा केंद्र, मृगी केंद्र, है ना, और ताजुब करोगे कि मतलब हॉस्पिटल से पढ़े लिखे लोग भी अपने पेशेंट को उठा के ले जाते हैं, यहाँ इलाज नहीं कराना है, लकवा के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, कुछ लहसुन की सुई देते हैं या क्या क्या देते हैं, उससे लकवा ठीक हो जाता है। और दे आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज बेल्स पाल्सी एंड व्हाट इज स्ट्रोक, ठीक है। बेल्स पाल्सी में एलिमेंट टाइप ऑफ वीकनेस होगा, मतलब आंख भी बंद नहीं हो पाएगी, चेहरा भी टेढ़ा होगा, हाथ पैर सही सलामत, ठीक है। दिस इज बेल्स पाल्सी, ठीक है। अगर दोनों पार्ट कमजोर है, साथ में लिम्ब में भी वीकनेस है या अटैक्सिया है, दैट इज पार्ट ऑफ ब्रेनस्टेम, ठीक है, मतलब पॉन्स में लेजन है, ठीक है। सिर्फ
लोअर पार्ट ऑफ फेस में इन्वॉल्वमेंट है, अपर पार्ट ऑफ फेस स्पेयर्ड है, हाथ पैर में थोड़ी बहुत कमजोरी है। इनफैक्ट क्या होता है कि अर्ली वीकनेस जो होता है ना, या बहुत माइनर वीकनेस होता है, तो हमें बहुत बार पेशेंट नहीं बताता है कि उसे वीकनेस है। उस कंडीशन को डिफरेंशिएट करने के लिए सटल वीकनेस ऑफ अपर लिम्ब, ठीक है। तो आप क्या देखो, एक प्रोनेटर ड्रिफ्ट हम टेस्ट करते हैं। उसमें क्या करते हैं, आंख बंद करके दोनों हाथ सामने रखने बोलते हैं। अगर इस हाथ में वीकनेस है तो धीरे 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 ये प्रोनेट कर जाएगा, ठीक है। बहुत ऑब्जेक्टिव एविडेंस आपको नहीं मिलेगा, वो बताएगा नहीं इसमें कमजोरी है, लेकिन आप चेक करोगे, आंख बंद करके बोलोगे कि यहाँ धीरे 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 नीचे चला जाएगा, ठीक है, या ऊपर चला जाएगा। कभी कभी इसको पैराइटल हैंड बोलते हैं, पैराइटल में अगर सिंड्रोम हो तो ये ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो ये सटल साइन ऑफ वीकनेस होंगे, या उसकी स्पीड अफेक्टेड होगी। आप उसको बोलोगे इसको ऐसे ऐसे घुमाओ, ऐसे ऐसे घुमाओ। अगर हल्का वीकनेस रहेगा तो एक हाथ पीछे छूटने लगेगा, ठीक है। तो ये सब अर्ली साइंस ऑफ वीकनेस होते हैं। तो अगर फेशियल के साथ उस तरह का मिल रहा है वीकनेस का, तो ये स्ट्रोक है, ये बेल्स पाल्सी नहीं है। बिकॉज बेल्स पाल्सी में आप स्टेरॉइड देते हो, है ना। इसका पहला 5 से 7 दिन में अगर टाइमली आप स्टेरॉइड दे देते हो तो बेल्स पाल्सी इंप्रूव कर जाती है बहुत हद तक। स्ट्रोक में स्टेरॉइड का कोई रोल नहीं, लिटरली नो रोल, ठीक है। लेकिन ठीक है, तो स्ट्रोक यहाँ पे ब्रेन ट्यूमर डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पे हो सकता है। डिमालिनेटिंग लेजन्स, जैसे मैंने मल्टीपल स्क्लेरोसिस का नाम दिया था, तो डिमालिनेशन कहाँ पे होगा, कॉर्टेक्स में, सब कॉर्टेक्स में, ब्रेनस्टेम में, कॉर्ड में, कहाँ पे? कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। कॉर्टेक्स में होगा, वहाँ पे तो अरे माइलिन सीट जहाँ पे है वहां तो होगा ना। तो माइलिन सीट कहाँ पे है, व्हाइट मैटर या ग्रे मैटर? वाइट मैटर। तो व्हाइट मैटर जहाँ जहाँ पे है वहां पे डिमालिनेशन होगा, ठीक है। तो स्वान सेल या ओलाइगोडेंड्रोसाइट, ओलाइगोडेंड्रोसाइट्स क्यों? ब्रेन में होला। स्वान सेल कहाँ पे है, ओलाइगोडेंड्रोसाइट कहाँ पे है? दोनों माइलिन बना रहे थे। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज एन डिमालिनेटिंग कंडीशन। तो डिमालिनेशन किसका हो रहा है, ओलिगोडेंड्रोसाइट वाला। अगर हम बोले स्वान सेल वाला माइलिन गड़बड़ हो रहा है तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इधर वाला, जिसमें है जीबीएस, एआईडीपी, सीआईडीपी, ये सारे कंडीशन है जिसमें डिमालिनेशन हो रही है, लेकिन पेरिफेरल। बोथ आर ऑटोइम्यून कंडीशन, बोथ आर डिमालिनेटिंग कंडीशन, बट वन इज एलिमेंट टाइप, वन इज यूएमएन टाइप। तो एमएस में सब कॉर्टेक्स, ब्रेनस्टेम, व्हाइट मैटर में, ये स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि कहां कहां पे सिम्टम उसके हिसाब से आएंगे। वहीं एआईडीपी, सीआईडीपी में पेरिफेरी में लेजन होगा, उसके हिसाब से उसको वीकनेस आएंगे, ठीक है। तो जीबीएस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या बोलेंगे अगर हम उंगली पे पूछे तो, जस्ट इस नॉलेज के आधार पे? फ्लैसिड, हाइपोरिफ्लेक्सिया, लोअर से अपर की तरफ जाएगा, डिस्टल ज्यादा मिलेगा, इसलिए तो डिस्टल से प्रॉक्सिमल की तरफ जा रहा है, नर्व इन्वॉल्वमेंट है, दैट्स व्हाई असेंडिंग मिल रहा था, ठीक है। रिफ्लेक्सेस हाइपो, एब्सेंट, डिमिनिश्ड रहेंगे, ठीक है। और माइलिनेटेड फाइबर सिर्फ जा रहे थे, अनमाइलिनेटेड बचे रह गए, उसकी वजह से रिलेटिव स्पेयरिंग ऑफ फ्यू ऑफ द सेंसेशंस लाइक पेन या इस तरह के। बट इनफैक्ट जीबीएस इज पॉलीरेडिकुलोन्यूरोपैथी, है ना, पॉलीरेडिकुलोन्यूरोपैथी। तो रेडिकुलर पेन में बी देयर, दे मे प्रिसीड द ऑनसेट ऑफ वीकनेस, पॉजिटिव सिम्टम देन नेगेटिव सिम्टम। तो बहुत बड़ा डिटेल में हिस्ट्री लोगे तो पहले तो एक रूट के डिस्ट्रीब्यूशन में पेन, गर्दन से हाथ में दर्द होने लगेगा, कमर में दर्द होने लगा, पैर में दर्द होने लगा, किसी ने पेन किलर दे दिया, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे उसको पैर से चप्पल निकलने लगा, एक आदमी के सहारे से चलने लगा, फिर 2 आदमी का सहारा चाहिए, फिर बैठ के उठने में भी दिक्कत होने लगी, पैर से चप्पल निकल गया, फिर लास्ट में करवट बदलने में दिक्कत, बाद में हाथ भी नहीं उठ रहे हैं, हाथ से खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, और एडवांस स्टेज में हुआ रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्वमेंट हो गया, बाद में क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट, वॉइस चेंज हो गई, डिस्फेजिया होने लगा, आंख में पूरी नहीं बंद कर पाएगा, थोड़ी खुली रह जाएगी, बायलैटरल सिमेट्रिकल फेशियल वीकनेस, कोई एसिमेट्री नहीं है, तो बहुत बार मिस हो जाती है, लेकिन दोनों आंखें ठीक से बंद नहीं कर पाएगा, ठीक है। इस तरह से असेंड करता है, जीबीएस का फीचर है, ठीक है। कंफर्म करने के लिए आप नर्व कंडक्शन कराओगे, नर्व कंडक्शन करा करके आप रूल आउट कर लोगे कि उसमें डिमाइलिनेटिंग है कि एक्सोनल है, सीएसएफ करा के प्रोटीन बढ़ा हुआ देख लोगे। वहीं एमएस में क्या मिलेगा, एक्यूट है ना। तो अचानक से मतलब आज थोड़ा पैर में भारीपन लगा, चलने में थोड़ा खींच रहा था पैर, धीरे धीरे ये पैर तो काम करना बंद कर दिया, इस पैर में कुछ अजीब सा पेन भी हो रहा था,
फिर थोड़ी सी आवाज में खराबी आ गई, थोड़ा अकड़ अकड़ के बोल रहा है, सिलेबस क्लियर नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है इसे जोर लगा के बोल रहा है, या मुंह में कुछ रखा हुआ उससे बोल रहा है। मल्टीफोकल डिमाइलिनेटिंग प्लाक्स आते हैं ना, कभी पैर में आया, कभी स्पीच वाले ब्रेनस्टेम में आया, कभी आईज में चला गया तो अचानक से ऑप्टिक न्यूराइटिस हो गई, आंख से दिखाई देने में मुश्किल हो रही है, इधर उधर आंख घुमा रहा है तो पेन भी हो रहा है, बिकॉज रेट्रोपल्मर ऑप्टिक न्यूराइटिस हो रहा था उसको। ठीक है, इसमें हम क्या कराएंगे, रिफ्लेक्सेस देखेंगे, रिस्क मिलेंगे, टोन बढ़ा हुआ मिलेगा, या यूएमएल लेजन है, यहाँ पे हम एमआरआई कराएंगे, जीबीएस में हम नर्व कंडक्शन कराएंगे। ये दोनों में डिफरेंशिएट करना इसलिए जरूरी है ना। लेकिन ताजुब करोगे, अभी भी तुम्हारे पास पेशेंट आएंगे जीबीएस वाले एमआरआई करा के और एमएस वाले एनसीएस करा के। ठीक है, जस्ट सिंपल चीज से आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। ठीक है, प्रॉपर हिस्ट्री और ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी से पढ़ते आ रहे हो ना, मतलब यूएमएन क्या है, एलएमएन क्या है। ठीक, और क्या डिजीज का नाम बताया था हमने, ट्रांसवर्स माइलाइटिस। ट्रांसवर्स माइलाइटिस समझ गए, अचानक से शॉक लगेगा, स्पाइनल शॉक में जाएगा, एक लेवल मिलेगा, उस लेवल के नीचे सब कुछ गायब, धीरे धीरे करके यूएमएन के फीचर्स आने शुरू होंगे। नेक्स्ट डिजीज ब्रेन ट्यूमर। समझ गए क्या होगा, कॉर्टेक्स में तो सीजर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्किंसंस वाला नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट समझ गए किस पे एलिमेंट मिलेगा, किस पे यूएमएन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कॉमन प्रॉब्लम है। सर्वाइकल पे डिस्क आगे बढ़ता है, डिस्क आगे बढ़ेगा, जिस लेवल पे कंप्रेस करेगा उस लेवल के रूट पे पेन आएगा, तो रेडिकुलर पेन किस लेवल पे मिलेगा, और उसको अगर आगे कंप्रेस किया तो शुरू में होता सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, बाद में आगे बढ़ गया और कॉर्ड को दबाने लगेगा तो उसके नीचे यूएमएन फीचर आने लगेंगे, है ना। तो एलिमेंट प्लस यूएमएन दोनों मिल रहे हैं, लेकिन ऊपर में एलिमेंट नीचे में यूएमएन, उल्टा कभी नहीं होगा कि ऊपर में यूएमएन नीचे में एलिमेंट। भाई तब आप मोटर न्यूरॉन डिजीज के बारे में सोच रहे हैं, जिसमें कि एंट्रोहॉर्न सेल और पिरामिडल ट्रैक्ट दोनों गायब हो रहे थे अलग अलग लेवल पे। ठीक है, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मोटर न्यूरॉन डिजीज का, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से डिफरेंशिएट करने के लिए। उसमें भी एलिमेंट यूएमएन दोनों फीचर मिल रहे हैं, एएलएस में भी एलिमेंट यूएमएन दोनों फीचर मिल रहे हैं, बट द एलिमेंट फीचर विल बी कॉर्डल टू यूएमएन, है ना। मतलब ऊपर यूएमएन मिले, नीचे भी एलिमेंट मिल सकते हैं, तो कुछ अलग अलग जगह पे एंट्रोहॉर्न सेल जा रहे हैं। जबकि सर्वाइकल में क्या होगा, जहां पे दब गया उस पे एलिमेंट और उसके नीचे यूएमएन मिल रहा है। एएलएस में भी ये फीचर मिल सकता है, बट दैट विल नॉट बी अ डेफिनेटिव क्राइटेरिया, है ना। तब हम हमेशा एएलएस में सर्वाइकल स्पाइन की एमआरआई करा के रूल आउट करेंगे कि ये सारे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से तो नहीं है, बिकॉज दैट इज अ कॉमन कंडीशन एंड एएलएस इज अ रेयर कंडीशन। और बीइंग अ क्लिनिशियन आपको क्या रूल याद रखना है, डिक्टम कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ अनकॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ कॉमन डिजीज इज कॉमन देन कॉमन प्रेजेंटेशन। ठीक, गुड गुड। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज SACD सब एक्यूट कंबाइंड डिजीज। SACD सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन। क्या हो रहा था उसमें कि अलग अलग कॉलम सेलेक्टिवली इसमें लॉस हो रहे थे। मतलब पीछे में बताया था डोर्सल कॉलम है जो सेंसरी लेके जा रहा था, मतलब पीछे में एक कॉलम थे, अगर इसको कट सेगमेंट में करो तो यहाँ से डोर्सल कॉलम था और आगे में यहाँ पे कहीं पिरामिडल फाइबर थे, तो पिरामिडल भी गया और डोर्सल भी गया। ठीक है, पिरामिडल गया तो स्पास्टिक टाइप ऑफ वीकनेस आएगी, ठीक है, और डोर्सल गया तो जॉइंट पोजीशन लॉस्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से उसको सेंसरी एटैक्सिया होगा। मतलब ऐसे तो चल पा रहा था, लेकिन जैसे ही आंख बंद करेगा अब इसको ये स्टिमुलस नहीं मिल रहा था। मतलब हमको चलने के लिए पैर से सेंसरी स्टिमुलस ब्रेन तक चाहिए। ये दो तरीके से जाएंगे, एक तो हम देख रहे हैं कि आगे कितना उबड़ खाबड़ है, वहां से मैसेज ऊपर तक पहुंच रहा है, ठीक है। दूसरा कि हमारे ज्वाइंट से जो टेंडन ऑर्गन है, गोल्जी टेंडन स्पिंडल ऑर्गन है, वो वहां से प्रोप्रियोसेप्टिव सिग्नल जनरेट कर रहे थे। जो लार्ज माइलिनेटेड फाइबर ए फाइबर थे वहां से डोर्सल कॉलम में पहुंचे, डोर्सल कॉलम से ब्रेन तक पहुंच रहे थे। अब अगर डोर्सल कॉलम उड़ गया, ठीक है, जब तक देख के तो हम कंपनसेट कर पा रहे थे, जैसे ही आंख बंद करेंगे अर्ली स्टेज में, जैसे ही आंख बंद करेंगे हम इसको हम बोलते हैं रॉम्बर्ग्स साइन, कि जैसे पैर सटा करके आंख बंद करने बोलते हैं, ये ऐसे ऐसे गिरते गिरते गिर जाता, डिपेंडिंग अपॉन की सीवियरिटी कैसे बढ़ रही है,
ठीक है, एडवांस स्टेज में तो फिर वो खराबी हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी गया, ये भी गया SACD में। एडवांस स्टेज में चूंकि वीकफील्ड पेरिफेरल माइलिन के लिए भी जरूरी था, तो न्यूरोपैथी भी मिल सकती है। दैट्स वाई जो जितने दूर वाले नर्व होंगे, सबसे लंबा नर्व कौन सा होगा, जो एंकल तक पहुंच रहा होगा, तो एंकल पे आप रिफ्लेक्स करोगे तो क्या मिलेगा, एब्सेंट मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि न्यूरोपैथी भी है। उसमें डिस्टल वाला पहले अफेक्टेड होगा, प्रॉक्सिमल वाला उतना नहीं होगा, लेकिन नी करोगे इसमें पिरामिडल प्रॉब्लम था तो ब्रिस्क मिलेगा, प्लैंटर में अपीयर एक्सटेंसर, ठीक है, अलॉन्ग में सेंसरी लॉस, जॉइंट पोजीशन लॉस, साथ में स्पास्टिक वीकनेस, ठीक है। SACD के फीचर्स याद हो गए, कहां पे प्रॉब्लम हो रहा है उससे क्या होगा, तो डोर्सल कॉलम, पिरामिडल ट्रैक्ट, पेरिफेरल नर्व, ये 3 प्रॉब्लम थे साइट ऑफ लेजन, ठीक है। उसकी वजह से क्या सिम्टम है। नेक्स्ट डिजीज HSP, हेरिडिटरी स्पास्टिक पैरापारेसिस। किसी हेरिडिटरी कारण से यहां पे जो पिरामिडल फाइबर थे सिर्फ वो जा रहे हैं, सिर्फ पिरामिडल ट्रैक्ट, तो सिर्फ पिरामिडल ट्रैक्ट सेलेक्टिवली अगर जा रहे हैं तो प्योर मोटर स्पास्टिक पैरापारेसिस, यूएमएन टाइप, रिफ्लेक्सेस ब्रिस्क, क्लोनस मिलेगा, प्लांटर ऑफ गोइंग मिलेगा, सेंसरी नॉर्मल, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव मिलेगी। लथाइरिज्म में फैमिली हिस्ट्री नो, जो पूरा गांव एक परिवार की तरह है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, तो इस टाइप वाली फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट HTLV एक वायरस है, HIV से मिलता जुलता है, HTLV पूरा नाम क्या है, टॉक्सोप्लाज्मिक T lymphocyte ट्रॉपिकल वायरस, लिम्फोसिटिक वायरस, ठीक है, ट्रॉपिकल, ठीक है। HTLV, तो HTLV भी सेलेक्टिवली HSP को मिमिक करता है, मोस्टली HIV के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, ठीक है। HTLV 1, 2, ठीक है, तो उसमें स्पास्टिक पैरापारेसिस मिलेगी, ट्रॉपिकल स्पास्टिक पैरापारेसिस भी इसको बोलते हैं, TSP, ठीक है। नेक्स्ट प्राइमरी लैटरल स्क्लेरोसिस। जैसे हमने 3 कंडीशन बताया था मोटर न्यूरॉन डिजीज का, एक सिर्फ जिसमें यूएमएन जा रहा है, एक जिसमें सिर्फ एलएमएन जा रहा है, एक में यूएमएन और एलएमएन तीनों जा रहा है, सिर्फ एलएमएन एंट्री होम सेल जा रहा है। इस कंडीशन को हमने क्या बताया था, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री विथ फ्लैसिड, सारे एलिमेंट मतलब एंट्री होम सेल के फीचर्स मिल रहे हैं ये सारे विथ पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। तो सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन 5 SMN जीन होता है, उससे एक प्रोटीन बनता है SMN प्रोटीन, और उसका अगर म्यूटेशन हो जाए उसकी वजह से न्यूरॉन्स मरने लग जाते हैं, स्पेसिफिकली एंट्री होम सेल सिर्फ, तो एलिमेंट टाइप ऑफ प्योर मोटर वीकनेस आने लग जाती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्पाइनोमस्कुलर एट्रोफी। स्पाइनल कॉर्ड में मोटर न्यूरॉन की प्रॉब्लम की वजह से मसल्स में एट्रोफी हो रही है, डिपेंडिंग अपॉन कि कब इसके सिम्टम के लक्षण आएंगे। 0 to 5 इसके टाइप थे, मोस्टली बच्चों में मिलता है। इसके लिए सक्सेसफुल जीन थेरेपी नाउ पॉसिबल, ठीक है, जिसमें एक हम इंट्राथिकल दे देते हैं, मतलब CSF के अंदर ही एक जीन डाल देते हैं एडिनो वायरस में जोड़ के या किसी भी कैरियर वायरस में जोड़ करके, और वहां पे जाके एसोसिएट होकर के जो प्रोटीन नहीं बन रहा था वो प्रोटीन बनाने लग जाता है। उसकी वजह से क्या होगा कि जो न्यूरॉन्स की डेथ थी अब डिलेड हो जाएगी, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि क्योर नहीं हो रहा अभी तक, ये कॉन्सेप्ट निकाल दो कि हम जो क्या बोलते हैं उसको मॉब फंडिंग, मास फंडिंग करके हम किसी को 16 करोड़ दिला दिए तो किसी को मरने से एकदम ठीक खड़ा करके चला देंगे, ऐसा नहीं है। प्रोसेस डिलेड हो जाएगी, मतलब जो रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता है उसको 5 साल में, वो अब होगा 7 साल में या 8 साल में, ठीक है। अभी तक इतनी ही सफलता मिली, ठीक है, वो है SMA, ठीक है। दूसरा ALS में इंटरहोम सेल भी जा रहा है, पिरामिडल ट्रैक भी जा रहा है, ठीक है। तो कहीं पे UMN फीचर मिलेंगे, कहीं पे LMN फीचर मिलेंगे, कहीं पे वेस्टिंग मिलेगी, कहीं पे रिफ्लेक्सेस ब्रिस्क मिलेंगे, ठीक है। टंग स्पास्टिक भी होगा और टंग में वेस्टिंग भी मिलेगी, टंग में फेसिकुलेशन भी मिलेगा, ठीक है। तो टंग में तो बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं, किसी को कोई यूएमएन वाला गड़बड़ हो गया, किसी का कोई एलिमेंट वाला गड़बड़ हो गया, ठीक है। वही है प्राइमरी लैटरल स्क्लेरोसिस, जिसमें सिर्फ और सिर्फ यूएमएन फाइबर पिरामिडल ट्रैक जा रहे हैं, ठीक है। दैट इज PLS।
बाकी फीचर समझ गए। मोस्टली एज ऑफ ऑनसेट 40 के बाद होता है, पैरों से शुरू होता है, अपर लिम्ब तक बहुत बाद में पहुंचता है। ये PLS के फीचर है। प्राइमरी लैटरल स्क्लेरोसिस पैरों से शुरू होने वाला 40 के बाद। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन GBS बता दिया। नेक्स्ट कॉमन है जो सियाटिक पेन, कमर दर्द लेकर के आते हैं। टिपिकल हिस्ट्री रहेगी उनकी, कमर से दर्द शुरू होता है, रूट जा रहा है तो एक ही तरफ होगा। सबसे ज्यादा दर्द कहाँ होगा? डिस्टल या प्रॉक्सिमल? प्रॉक्सिमल। वीकनेस पहले प्रॉक्सिमल आएगा। कॉमन कंप्लेन, बैठ के उठने में दिक्कत हो रही है, कमर में दर्द हो रहा है, ये दर्द यहाँ से नीचे करंट की तरह जा रहा है, कमर पे हाथ रख करके चलते हुए जाएंगे। गेट एंटाल्जिक गेट हो सकती है, दर्द की वजह से हम ठीक से नहीं चल पा रहे हैं, सपोर्ट ले लेकर के चलती हुई या झुक करके इस तरीके से आएंगे। कंफर्म करने के लिए उनको सीधा लिटा दो, एक तरह से उठा के देखो, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट। SLR विल बी पॉजिटिव। ठीक है, चाहो तो MRI करा करके देख सकते हो। ठीक है, दिस इज L5S1 रेडिकुलोपैथी। ठीक है, नेक्स्ट CIDP। हाँ, CIDP जिस तरह से GBS में एक बार में ऐसा हुआ, CIDP में इसके मल्टीपल एपिसोड्स आएंगे। ठीक है, मतलब कभी आया तो इसमें माइलिनेशन का प्रॉब्लम हुआ, फिर थोड़ी देर में इम्यून एक्टिविटी ठीक हो गई, बॉडी रिपेयर करना चाहा, ठीक है, तो उसके ऊपर फिर से माइलिन बनाया, फिर से डिमाइलिनेशन हुआ, फिर से रिमाइलिनेशन हो गया। तो मल्टीपल साइकिल्स ऑफ माइलिनेशन एंड रीमाइलिनेशन एंड डिमाइलिनेशन, तो उसके ऊपर एक लेयर बनती चली जाएगी। जैसे पुराने घर में पुताई करो, फिर गंदा हुआ, फिर पुताई करो, फिर गंदा हुआ, तो दीवार पे कितनी बार पुताई हुई है उसके हिसाब से आप देख सकते हो दीवार कितनी पुरानी है। मतलब जो डिटेक्टिव वाला जो मतलब वो लोग ऐसे ही काम करते हैं, दीवार खरोच करके, जो शर्लॉक होम्स बनते हैं, दीवार पे जाके ऐसे करेंगे, चूने की पुताई इतनी बार हुई है, कम से कम दीवार 20 साल पुरानी है, यानी 20 साल पहले यहाँ पे कोई रहता था, दया पता करो कौन। ठीक है, तो वो जो CID से CIDP, ठीक है, तो उसमें जब हम बायोप्सी करते हैं, इसमें नर्व बायोप्सी, तो उसमें ओनियन व्हर्ल अपीयरेंस मिलेगा या ओनियन स्किन अपीयरेंस। समझ गया क्यों? क्योंकि माइलिन बार बार बन रही है, टूट रही है, बन रही है, और उसी तरीके के जो GBS वाले फीचर्स थे वो बार बार उसमें मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सार्कोमेरिटूथ, चारकोट मैरिटूथ। ठीक है, चारकोट, बाबिन्स्की, ये सारे एक ही स्कूल के प्रोडक्ट हैं। ठीक है, सही में एक ही स्कूल के प्रोडक्ट हैं। ठीक है, एक फोटो आती है जिसमें सिगमंड फ्राइड का नाम तो सुने हो? सिगमंड फ्राइड नहीं सुने हो? No, boss. इस पे वेब सीरीज भी है, FREUD, फ्रूड लिखते हैं, फ्राइड पढ़ते हैं। ठीक है, थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इडिपस कॉम्प्लेक्स, एग्जाम में आता है इसलिए भी सुनना चाहिए, और ऐसे भी मजेदार चीज बोलता है वो। ठीक है, उस पर अगली बार डिस्कशन, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये सब अगली बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारे ना एक ही स्कूल के स्टूडेंट थे, जिसमें बाबिन्स्की है, जिसमें चारकोट है, जिसमें बाकी ये सारे लोग हैं। एक फोटो उसकी फेमस हुई थी जिसमें कि सूडो सीजर डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, जिसको उस जमाने में स्टेटस हिस्टेरिकस कहते थे, या हिस्टीरिया जिसको बोलते थे। इसमें यंग फीमेल को सूडो सीजर के अटैक आ रहे हैं, तो वो ऐसे गिरी हुई है, एक आदमी उसको संभाले हुआ, 4-5 लोग घेर के उसको देखे हुए हैं। तुम गूगल में सर्च करना चारकोट एंड बाबिन्स्की इन वन फ्रेम, एक फोटो उस समय की खींची गई थी, और उसमें दूर स्टूडेंट एक बैठा हुआ जो ध्यान से देख रहा है, वो सिगमंड फ्राइड है। ठीक है, वो बाद में हिस्टीरिया को लेकर के ही आगे पूरा थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस बनाया। ठीक है, हम क्या बता रहे थे? CMT। ठीक है, तो उसके नाम पे उसका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है न्यूरोलॉजी में, चारकोट का। तो चारकोट मैरीटूथ डिजीज इज अ जेनेटिक न्यूरोपैथी, मतलब हेरिडिटरी न्यूरोपैथी, मतलब कोई जीन में प्रॉब्लम है। जैसे माइलिन ऑटो एंटीबॉडी से खराब हो सकती है, ये माइलिन जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से भी तो खराब हो सकती है ना। कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हुआ जिससे ये माइलिन गड़बड़ होने लगी। ठीक है, तो वो जेनेटिक प्रॉब्लम फैमिली में भी मिलेगी। ठीक है, तो परिवार में बहुत सारे लोग आएंगे जिनकी धीरे धीरे पैरों से नर्व की कमजोरी होगी, तो एलिमेंट टाइप ऑफ वीकनेस आएंगे, पैर से चप्पल निकल रहे हैं। ठीक है, पैर धीरे धीरे पतले होते जा रहे हैं। ठीक है, और सारे न्यूरोलॉजी शराब भी पीते हैं, और जो जैसा इनकी आदत रहती है तो हर चीज में उनको वही दिखाई देता है ना। तो CMT वाले जो बच्चे थे उनके पैर काफी पतले हो गए। ठीक है,
जब पैर काफी पतले हो गए तो नॉर्मली जो पैर का ऐसा अलाइनमेंट होना चाहिए था, ठीक है, तो ये सारी वेस्टिंग होती चली गई, ठीक है, तो ये अब इस तरीके से दिखने लगे, ठीक है, पैर उनके, तो उनको ये लग रहा है कि ये इन्वर्टेड शैंपेन ग्लास अपीयरेंस है। कितना ठरकी होगा, मतलब कितना पीता होगा, ठीक है, तो उनके हिसाब से ये इन्वर्टेड शैंपेन ग्लास अपीयरेंस ऑफ काफ इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चारकोट मैरीटूथ डिजीज, ठीक है, तो एलिमेंट टाइप से हो रहा है ये, ठीक है, तो ये सीएमटी के बहुत सारे टाइप हैं, डिपेंडिंग अपॉन इसमें बहुत सारे जीन हैं, कौन कौन सा जीन का म्यूटेशन होगा उसके हिसाब से किस तरह के फीचर्स मिलेंगे, ठीक है, और डेफिनेटली अगर बहुत दिन से कोई चीज में प्रॉब्लम होगा तो अंगूठे भी उसके, मतलब अंगूठा का जो मसल डिस्टल से शुरू हो रहा है, तो डिस्टल में कुछ कुछ मसल की एट्रोफी होगी तो उसमें हैमर टो मिलता है, मतलब पैर का जो अलाइनमेंट है, जो अंगूठा है वो अलग इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, पैर का अंगूठा हैमर टो अपीयरेंस और इस तरह के कुछ कुछ डिफॉर्मिटी मिलेंगे, ठीक है। द क्लू इज न्यूरोपैथी, इंसिडियस ऑनसेट, ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव विद पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री इज सीएमटी अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड, ठीक है, नो ट्रीटमेंट। आगे HMSN इसी का नाम है, हेरिडिटरी मोटर सेंसरी न्यूरोपैथी। नेक्स्ट SMA देख लिया, और कुछ है? हाँ, अब ये मसल का प्रॉब्लम, ये मसल में प्रॉब्लम जेनेटिक भी हो सकता है, मसल का आर्किटेक्चर में कोई जीन का प्रॉब्लम हो गया, उसकी वजह से उस मसल का मायोपैथी होगा। तो मसल में प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन की वजह से अगर मसल में प्रॉब्लम हो रहा है, उसकी वजह से मसल की वेस्टिंग लगातार हो रही है, दोज विल बी कॉल्ड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मतलब मसल नया आया, अच्छा आया और अब बर्बादी के कगार पे जा रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है, जिसमें आपके डुचेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, लिम्ब-गडल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये सारे फेसियोस्कैपुलोह्यूमरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डिपेंडिंग अपॉन कौन कौन सा पार्ट जा रहा है, ठीक है, जैसे काफ हाइपरट्रॉफी के साथ बचपन में शुरू होने वाला है, DMD डचेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सिर्फ लिम्ब-गडल, मतलब यहाँ के शोल्डर, यहाँ के पेल्विक मसल सिर्फ जा रहे हैं, तो LGMD लिम्ब-गडल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। साथ में फेस का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, स्कैपुला का, ह्यूमरस का, तो क्या नाम है? फेसियोस्कैपुलोह्यूमरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। OPMD ऑक्यूलोफैरिंजियल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा मसल प्रीडोमिनेटली इन्वॉल्व हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ म्यूटेशन, दीज आर कॉल्ड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। दूसरा कंजेनाइटल मायोपैथीज, मतलब बचपन से ही मसल गड़बड़ थे, मतलब नॉर्मल आए नहीं, ऐसे ही चले गए, मतलब बचपन से आए ही नहीं कभी, ठीक है, तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड कंजेनाइटल मायोपैथी। मसल की कोई भी प्रॉब्लम मायोपैथी, लेकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कब बोलेंगे? आया, डिस्ट्रॉय हुआ, बिकॉज ऑफ जेनेटिक कारण। इन्फ्लामेटरी मायोपैथी, मसल में कुछ इन्फ्लामेशन हुआ, उसकी वजह से मसल में डिस्ट्रॉय हुआ, CPK टेस्ट का क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज काफी बढ़ा हुआ है, और अगर हम इम्यूनिटी को सप्रेस कर रहे हैं तो मसल में पावर वापस आ जा रही है, ठीक है, या बायोप्सी करके देख रहे हैं उसमें बहुत सारे इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट्स हैं, दीज आर कॉल्ड इन्फ्लामेटरी मायोपैथी। उसके 2-3 टाइप हैं, इसमें डर्मेटोमायोसाइटिस, मसल के अलावा स्किन में भी इन्फ्लामेशन दिखेगा, नाम है डर्मेटोमायोसाइटिस, स्किन में बहुत सारे साइन दिखते हैं, है ना, रैशेस दिखते हैं, सॉल साइन, वी साइन, मैकेनिक्स हैंड, ये सारे उसके साइन हैं। पॉलीमायोसाइटिस, उसमें और कुछ नहीं होगा, सिर्फ मसल में, बहुत सारे मसल में इन्फ्लामेशन होगा। इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस, नाम ही है, मायोसाइटिस बायोप्सी करेंगे उसमें कुछ कुछ इंक्लूजन दिखेंगे, ये सारे इन्फ्लामेटरी मायोपैथी हैं, बट प्रॉब्लम ये वाले, ठीक है। ऑब्वियस सा बात है, इन्फ्लामेटरी होगा तो एक्यूट होगा, और जेनेटिक वाला, कोई भी पेशेंट तुम्हारे पास मसल वीकनेस लेके आ रहा है, 10 साल की कहानी है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, फैमिली में हिस्ट्री है, दिस इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, पहले ठीक था, इतनी सी बात से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डायग्नोस हो गया, परिवार में और किसी को नहीं है, सब कुछ ठीक था, सिर्फ 3 महीने से मसल वाले प्रॉब्लम लेकर के आ रहा है, हम क्या सोचेंगे? इन्फ्लामेटरी मायोपैथी, सिंपल सी हिस्ट्री, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट से आपकी डायग्नोसिस बन रही है, कब मायोपैथी है, कब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ठीक है। कल रात में चावल खा के बंगाली सो गया, सुबह हाथ पैर कमजोर, पोटेशियम वाला हाइपोकैलेमिक पैरालिसिस, मसल का प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट
माइस्थेनिया बता दिया, यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, किस तरह का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और कोई डिजीज, सारी न्यूरोलॉजी एक क्लास में खत्म, ठीक है। इतने ही डिजीज तो हैं आपके पास, ठीक है। और हर चीज का मतलब पहचानना ऐसे ही है, किसी भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को इसी तरीके से अप्रोच करना है, लगभग इसी एक्सिस पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होंगे, कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिलेंगे कॉम्प्लिकेट करने के लिए, ठीक है, कि उसमें एलिमेंट भी है, मसल भी है, ये भी है थोड़ा सा, जैसे था हाइपोथायराइडिज्म, नर्व भी जा रहा था, मसल भी थोड़ा सा चला गया, बाद में ऊपर से कॉग्निशन भी थोड़ा स्लो हो गया, पार्किंसोनियन फीचर भी आ गया, तो इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो हमारे लिए छोड़ दो, ठीक है। हम भी तो कुछ कमाए, हमारी भी रोजी रोटी चलनी है, ठीक है। बट ग्रॉस मिस्टेक नहीं करना है, जीबीएस में एमआरआई नहीं कराना है और एमएस में एनसीएस नहीं कराना है, स्ट्रोक में नर्व कंडक्शन नहीं कराना है। अब कुछ लोग होते हैं जो अपना बाहर क्लिनिक खोलते हैं, उसके बाद एनसीएस मशीन भी खरीद के लाते हैं, ईजी भी खरीद के लाते हैं, ठीक है। जीबीएस का पेशेंट में भी ईजी करा के भेज देते हैं, तो रनिंग कॉस्ट निकलना चाहिए, पेशेंट को क्या पता किस चीज़ में क्या जरूरी है। इस तरह के अनएथिकल प्रैक्टिसेस देखोगे तुम, है ना, तो उससे बचना है। तो बस बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना, इसको बार बार रिवाइज करो। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने एक ही कॉन्सेप्ट, बस यूएमएन वर्सेस एलएमएन वाले कॉन्सेप्ट को हर जगह पे अप्लाई कर दिखाया, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में टेबल बना के दिया हुआ है, वो फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल वाले बुक में या फिजियोलॉजी बुक में कि यूएमएन एलएमएन का क्या होगा, उसी कॉन्सेप्ट पे ये सारा कुछ डिस्कस हुआ है, ठीक है। कुछ पूछना है या एनर्जी बाकी है? मेरे में तो नहीं है, ठीक है। इसका फोटो खींच के रख सकते हो अगर रीडेबल है तो।